अब आप देखिए मौलाना ने कहा अब मेरी बारी आई, अब आएंगे ये मेरे पास। पहले तो मैं बोलता रहा, सब कुछ करता रहा, मुझे घास ही नहीं डाला जी। अब आएंगे। और फिर लाइन लग गई। जब लाइन लग गई तो जरदारी साहब सबसे पहले लपक के पहुंच गए, ठीक है। और साथ उनके हमरा थे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब, बहुत, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंसी और एस्टेब्लिशमेंट पहुंच गए वहाँ, ठीक। ईच रिप्रेजेंटिंग a key institution, presidency and the People's Party, and president because he represents the entire parliament in a sense. He is not a member of parliament, but he is head of parliament in some sense, or government or system. State. तो मौलाना साहब ने गोल गोल बातें की जी। था, एकदम तो उन्होंने ना नहीं करनी थी, एकदम ना हो जाती तो फिर उसके बाद कौन आता उनके पास। तो उन्होंने तो गोल गोल बात की ताकि आई जाओ ताकि सारा फोकस हट के मेरे को आ जाए। और मौलाना मज़े से बातें करते रहे, कभी इधर ये कभी वो। और जिसको पूछे गवर्नमेंट के अंदर कि जी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ साथ मिलके चलते रहे हम मौलाना के। पुरानी शनाख्त को पूछो हो जाएगा, पुरानी शनाख्त है हमारी, गली कोई नहीं हो जाएगा। इम्प्रेशन ये दे रहे थे कि मौलाना इज होल्डिंग आउट, वो कह रहे हैं हमें ये, वो अपनी कोई डिमांड लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जब पूछते थे कि क्या डिमांड कर रहे हैं मौलाना, तो ना मौलाना कुछ कहते थे ना ये कहते थे कुछ, हालांकि मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी जी। तो और मेरा ख्याल है मौलाना ने किसी स्टेज पे भी इनसे कोई लिस्ट नहीं दी कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, मौलाना वो लंबी गेम खेल रहे थे, उन्होंने कहा हाल तो ठहरो, मैं क्यों लिस्ट दूँ अभी तो आप मूड में नहीं है सुनने के लिए, बिल्कुल। तो अभी तो आप डेस्परेट में आए हैं, आपका ख्याल था कि अब आप आसानी से मना लेंगे। तो उन्होंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, सुनते रहे, आ जाओ। इसीलिए पीटीआई भी पहुंच गई, क्योंकि हाँ ना नहीं हुई थी तो पीटीआई ने भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कमिटमेंट कोई नहीं की उधर से प्रेसिडेंट साहब हट गए तो पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब पहुंच गए, साथ मोहसिन नकवी साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए, साथ मोहसिन नकवी साहब। तो एट एवरी स्टेज जो भी नेगोशिएट करने गया है एक्सेप्ट फॉर पीटीआई, वो मोहसिन नकवी साहब साथ गए हैं। वो इसलिए साथ गए हैं कि बताने के लिए कि पीछे इन जॉनीज के पीछे जी, जब हम हैं तो क्या हम हैं, हाँ। ठीक है ना। Who is the powerful quarter that wants this thing to go through? He is representing that quarter. Establishment. अच्छा, तो अब आइए आप, मौलाना ने सबकी बात सुनी, किसी की बात नहीं मानी, ना हाँ की ना नहीं की। इसीलिए सब ये सोचते रहे आज नहीं कल नहीं मौलाना के डिमांड सामने आएंगे। तो कोई कहता था जी वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं जी, कोई कहता था वो सेनेट के अंदर ये मांग रहे हैं, इस किस्म की बातें चल रही थी। ये सारी मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन। मौलाना ने कोई चीज़ नहीं मांगी। अच्छा, सुनते रहे बस। इसी बात, वो मौलाना ना हाँ करते थे ना करते थे, सुन लेते थे, कुछ सवाल करते थे कुछ। फिर एक स्टेज पे मौलाना ने कहा यार वो दिखाओ तो सही क्या है अमेंडमेंट, ड्राफ्ट क्या है। तो इन्होंने कहा है ये क्या होगा, अच्छा अब ड्राफ्ट भी देखना चाह रहे हैं मौलाना। तो उस वक्त फिर क्योंकि मौलाना ने कहा हमें बताओ तो सही करना क्या जा रहे हो तुम। इन्होंने तो पहले मोटी बात की थी ना कि जी जजेस बड़े पावरफुल हो गए हैं, पार्लियामेंट के कुछ सुनता नहीं है, अच्छा, और ये इमरान खान को ख़त्म करना है, तो उसके लिए तो चाहिए हमें कानून चाहिए, और ये जजेस बड़ी घन काट रहे हैं, ठीक है तो आप तो ये हम कर रहे हैं। अच्छा, तो मौलाना ने ना हाँ की ना की, और उसके बाद मौलाना ने कहा दिखाओ तो सही अमेंडमेंट क्या है। फिर तो जब वो बात आई तो इन्होंने कहा जी अमेंडमेंट कटो जी अमेंडमेंट कटो। वो तो खुफिया रखी हुई थी ना, वो तो दिखानी नहीं थी किसी को, वो तो आखिरी दिन पे ठा कर देनी थी। अच्छा, तो फिर निकालनी पड़ी। जब निकालनी पड़ी तो पता चला एक ड्राफ्ट नहीं है, 2-3 है। या ये कि यार एक ड्राफ्ट अगर मौलाना को दिखा दिया तो लीक हो गया ना, तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करनी चाहिए ना, क्या है और क्या नहीं है। तो एक में थोड़ी सी कुछ ऐसी बात लिख दी, दूसरे में कुछ थोड़ी सी फ़र्क कर दी, थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दी, और मीडिया के अंदर मार्केट के अंदर दोनों ड्राफ्ट्स पहुंचा दिए, फ्लोट कर दिए ताकि पक्का ना कोई गल होए। अभी भी हमारे हाथ में रहे कि हमने कंसेशन कहीं देनी है या नहीं देनी, कैसे करना है क्या नहीं करना, ज़्यादा मांगना है फिर कम करके अचीव करना है, अपने हाथ में रखें। अच्छा, तो दैट इज़ व्हाई यू सॉ 1, 2, 3 ड्राफ्ट्स। हाँ जी, मार्केट में तो, और मार्केट वाज गोइंग क्रेजी कि जी एक्चुअली क्या है। और जो एमएनएस थे उनको पता ही नहीं था, वो तो बाद में मीडिया में जब ये आनी शुरू हो गई चीज़ें, तो फिर जाके उनको पता चला कि इसके अंदर ये भी है, फिर जाके डिबेट शुरू हो गई इस मुल्क में। उससे पहले तो डिबेट ही नहीं थी, पता ही नहीं था करने क्या जा रहे हैं। अच्छा। सारे कह रहे थे दिखाओ, दिखाते नहीं। उन्हें पता था कि अगर दिखा दिया
तो लीक हो जाएगा ना। अगर अपने एमएनएस को कॉन्फिडेंस में ले लिया, पहले तो यही करते थे ना, जिस दिन कराना होता था उस दिन ठा करके लाए, अक्खा बंद करके सारे ने कहा चलो जी वोट पाओ और ख़त्म करो 15 मिनट के अंदर अंदर। 13 मिनट में ये करवाते रहे ना। जी जी, वो इमरान खान साहब के दौर में कानून साजी वो भी करते रहे और ये भी करते रहे थ्रू आउट। ये पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है ऐसी करती है जी। आए खान साहब ने भी ऐसे किया था, ये भी वैसे कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा। अच्छा। बताते नहीं है डिटेल के अंदर इस किस्म के जब इश्यूज होते हैं वो सीक्रेट रखते हैं। जैसे कि वो 190 मिलियन पाउंड वाली सीक्रेट रखी वो कैबिनेट में। हाँ, तो यहाँ भी सीक्रेट रखते हैं कि डिबेट नहीं चाहिए ना। दे डोंट वांट अ डिबेट। डिबेट शुरू होगी तो फिर तो बड़ा अरसा लग जाएगा जी। ये 10 दिन में तो नहीं होगा ना, 2 दिन में तो नहीं होगा, 1 दिन में नहीं होगा, ये तो फिर 3 महीने लग जाएंगे। कमेटी बनानी पड़ जाएगी, कमेटी में बातें होंगी, वहाँ ऑपोजिशन भी आ जाएगी, तो कैसे पास होगा। एंड देयर इज अ नीड टू हरी अप बिकॉज वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट आ रही है डेट, उससे पहले बहुत से फैसले होने हैं। और वन ऑफ द फैसलाज इसके चीफ जस्टिस कौन होगा, कितनी देर के लिए होगा, कैसे बनेगा, तो इट्स पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो ये इस सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मकसद 3 मकसद थे, इसीलिए उनको छुपा के रखा गया इन ऑल दिस लीगल जाकर। अच्छा। एक ये था कि फौज के जो फैसले हैं वो चैलेंज नहीं होंगे कहीं भी, हाँ वो सिविलियंस को कोर्ट मार्शल करें या ना करें, जो भी फौज फैसले करती है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी और कोर्ट मार्शल्स फॉर वन रीज़न और अनदर, वो चैलेंज नहीं होंगे। एक ये मकसद था मिलिट्री कोर्ट्स नॉट आओ, एक तो ये मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि जजेस जो हैं ज़्यादा ही आज़ाद हो गए। अगर तो आज़ाद होकर हमारे हक में होते तो फिर तो ठीक था मतलब ये तो हमारे खिलाफ हो गए, तो इमरान खान के हक में हो गए हैं सारे, तो काबू कर तो ये तो आज़ाद नहीं है, ये तो बिल्कुल सियासी तौर पे कॉम्प्रोमाइज्ड। तो उसके लिए भी कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ कानूनी तौर पे। और सबसे पहले तो चीफ जस्टिस का करना पड़ेगा। हम ऐसा चीफ जस्टिस नहीं चाहते जो कि प्रो इमरान खान हो और हमारी बात ना सुने। तो इसलिए ये सोचा कि इस वक्त काजी फायजीसा ही ऐसा है जो कि अब माइनॉरिटी जजेस के साथ है, मेजॉरिटी जजेस तो प्रो इमरान खान बन गए हैं, उनके जजमेंट से पता चल रहा है। ठीक, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि जुडिशरी की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, जिसमें वो खुद चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाता है। और आज के हालात के अंदर जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है मंसूर अली शाह, वो शख्स है जिसने वो जजमेंट दी है जिसके ऊपर सारा इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है, जिसके बाद फड्डा शुरू हुआ। हाँ, ये 3941 और सारी की सारी जो सवाल पूछा भी नहीं गया था, जो पिटिशनर भी नहीं था, वो उठा के इन 8 लोगों ने उठा के उधर दे दिया इन रिसेंट टाइम्स। उसका वो हिस्से हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा है तो उसको उन्होंने आउट कर दिया कि भाई तुम अगर वो इधर खड़े हो जाते तो शायद ये जजमेंट ना होती। तो इसलिए ये फैसला हुआ कि जी ये तो बंदा उधर का है। तो फिर कौन है हमारे पास, तो काजी है, कम से कम काजी हमारे साथ खड़ा तो रहा है इस इशू के ऊपर। काजी वॉज इन माइनॉरिटी ना इस जजमेंट में, तो उन्होंने कहा जी फिर काजी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा। फिर ये डिबेट सारी शुरू हो गई कि किस तरीके से सपोर्ट करना है, एज बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, सिलेक्शन तरीका क्या है चीफ जस्टिस का, वो कैसे होगा, एक्सटेंशन देनी है या ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी। इसीलिए काजी साहब ने एक बयान भी दे दिया कि अगर वो खुद मेरी सिर्फ एक्सटेंशन करेंगे तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, उसके अंदर बात में ये छुपी हुई बात थी कि अगर सबकी हो जाती तो उससे मेरी भी होगी, तो मुझे उससे क्या एतराज़ हो सकती है, ये हमारा फैसला नहीं है तो गवर्नमेंट का फैसला है। अच्छा, तो ये इश्यूज इसलिए इस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं यहाँ। ठीक है, अब आइए आप थर्ड की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड हो गया, थर्ड क्या था उसमें? थर्ड ये था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस नहीं बट ऑल्सो जुडिशल कमीशन, क्योंकि जुडिशल कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हाई कोर्ट से जब जजेस इधर उधर आते हैं तो वो कैसे होगा, उनको किसको लाना है किसको नहीं लाना। अच्छा। हाई कोर्ट में तंग करते हैं जो जजेस, उनको ट्रांसफ़र करें तो उसको चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा। कि इस वक्त जो इतनी आज़ाद हुई हुई है ये जुडिशरी, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट्स ओवर इंडिपेंडेंट, शैल वी से दैट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो मतलब था वो ये नहीं था कि ये जजेस जो है अकाउंटेबल नहीं है। अच्छा। हर जगह पे जजेस आर अकाउंटेबल। और अब आइए आप वहाँ कि यहाँ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द परहैप्स 1 or 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जबकि लॉयर्स मूवमेंट के बाद इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में इन्होंने जो नए रूल्स बनाए अबाउट जुडिशरी, तो वो रूल्स जो है मेरा ख्याल है यूनिक कंट्री है पाकिस्तान जहाँ इस किस्म के रूल्स हैं। हाँ, एक रूल तो ये है कि जी सीनियर मोस्ट बनेगा जी, ठीक। दूसरा ये है कि सीनियर मोस्ट के बनने के अंदर किसी गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी।
तीसरी चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जजेस और इक्वल नंबर ऑफ नॉन जजेस, एक गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल, एक बार काउंसिल का, ये वो वगैरह। सो मतलब ये दे ट्राइंग टू वंस अगेन किसी तरीके के साथ एग्जीक्यूटिव का हाथ और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स वो होना चाहिए, इनका ये मौक़िफ़ है। वो सब ख़त्म हो चुका था। अब आइए, इनका मौक़िफ़ ये है कि देखिए दुनिया के अंदर कहीं ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान का सिस्टम है। सारी दुनिया की जमहूरी ममालिक के अंदर, जमहूरी या नॉन जमहूरी तो छोड़ो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं टू द सुपीरियर जुडिशरी वो एग्जीक्यूटिव करती है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ। इट्स एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट और उसके अंदर कंसल्टेशन ज़रूर होती है विद द कोर्ट्स, बट कोर्ट्स डोंट होल्ड अ मोनोपोली पोजीशन ऑन दैट। अब पाकिस्तान इज़ ओनली वन ऑफ मे बी 1 or 2 कंट्रीज जहाँ ऐसे है और ये भी एक बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में से ये डेवलप हुई थी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उसके साथ कन्फ्यूजन बड़ी हो गई है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, या वो नहीं है, लगाम तो पार्लियामेंट की होती है वाया द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट को रिफ्लेक्ट करती है ना। जो मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में होती है वो एग्जीक्यूटिव बनाती है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अब पार्लियामेंट एक कानून बनाती है तो उसको जुडिशरी अंडरमाइन नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज द पार्लियामेंट्स विल। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ खड़ा हो जाता है दूसरा सवाल कि क्या जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट का कोई अमेंडमेंट हो या कोई कानून हो जो वो बनाती है इन फुल नोइंग के हम जो बना रहे हैं मेजॉरिटी हमारा हक है, क्या उसको उड़ा सकती है कि नहीं। अब ये जुडिशरी ने तो बहुत कुछ उड़ाना शुरू कर दिया, कोई ना कोई एक्सक्यूज ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फलाना फलाना करके उड़ा देते हैं। अगर तो ये जेन्युइनली न्यूट्रल, इंडिपेंडेंस का वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ जेन्युइनली अगर न्यूट्रल ये जुडिशरी हो तो बहुत से इनके फैसले जो हैं वो ना हों जो आए हैं। जब इनका दिल करता है वो एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, कभी वो कानून को देखते हैं बाइनोकुलर के साथ, कभी वो कानून को देखते हैं माइक्रोस्कोप के साथ। माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो उनको सब नज़र आती है चीज़ें, हाँ ऐसे ही है। बाइनोकुलर्स के साथ देखते हैं तो उनको 2 चीज़ें और नज़र आ जाती हैं, वो इसको पकड़ के चेंज कर देते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अब बन गया टेस्ट केस, ये जो सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दिस बिकम अ टेस्ट केस ऑफ नंबर ऑफ इश्यूज कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है इस आइन के अंदर या नहीं, उनकी किस जगह पे उनको रखना है, क्या उनके पावर्स होने चाहिए आइन के मुताबिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उनके पास होने चाहिए। एक ये, दूसरा ये कि क्या जुडिशरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होने चाहिए या नहीं। तीसरा ये कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है भी या नहीं है, क्या उसके कानून जो है कैन दे बी चैलेंज्ड और नॉट, और इफ सो व्हाट कैन बी चैलेंज्ड एंड व्हाट कांट बी चैलेंज्ड। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सो वी आर इन द मिड्स ऑफ अ वेरी सीरियस सिस्टमैटिक सिस्टम क्राइसिस जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर इन्वॉल्व्ड। रिंग के अंदर ये तीनों मौजूद है और फैसला होगा, कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर में, क्योंकि अब ये मैच सनसनीखेज इसलिए हो चुका है कि मौलाना जा चुके हैं एक ब्रेक पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी अमेरिका रवाना होंगे, वो सेशन में शिरकत करने जा रहे हैं और उनकी वापसी पे प्लान है एक और धक्का लगाने का इन आईनी तरमीम को, जिनके बारे में प्रेडिक्शन आपने सेठी साहब की जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिट साहब, जो सबसे ज़्यादा मामला उछला और मेरे ख्याल है आखिरी शो में भी आपने इस पर रोशनी डाली थी, वो है आईनी अदालत का क़याम। सियासतदान या ये हुकूमत समझती है कि आईनी मामलात में ये सुप्रीम कोर्ट इतनी उलझ जाती है कि लाखों दीगर मुकदमात इग्नोर हो जाते हैं, इसीलिए एक आईनी अदालत भी कायम होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस पर बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहे हैं। और ये 2005-6 की बात है जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, तो तब भी इसका जिक्र आया था, लेकिन उसके बाद इसे परसू नहीं किया गया।